हेलो गाइस, वेलकम टू विजन ऑनलाइन स्टडी। मैं हूं युवराज मलिक एंड आज हम आंसर देखने वाले हैं। जो आज एग्ज़ाम था सीटेट का पेपर 1 का, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के 30 के 30 प्रश्न करने वाले हैं। तो अगले 15 से 20 मिनट तक मेरे साथ बने रहें। मैं आपको बताऊंगा चाइल्ड साइकोलॉजी का लेवल क्या था और इन 3 क्वेश्चंस के मेरे अकॉर्डिंग आंसर क्या रहेंगे। वैसे तो आपको ऑफिशियल आंसर की तक का वेट करना है, बट 30 क्वेश्चन आप यहाँ से मैच कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस लगभग जो है आपके सही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले 15-20 मिनट तक मेरे साथ बने रहे और मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, किस प्रकार से उसे हल करना था और क्या उसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है स्कीम व मनोबंध, मतलब स्कीम्स को स्कीम्स के रूप में वर्णित करते हैं या मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। किसका? संज्ञानात्मक संरचनाओं का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उससे 2 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो इसमें इन्होंने पूछा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ठीक है, सो आपने इसका क्या आंसर लगाया है जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। इसका आंसर होगा विचार सोच में केंद्रीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, विचार सोच में केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विकास बहुआयामी होता है। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। लेव विगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सांस्कृतिक उपकरणों पर, कल्चरल टूल्स पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम अब बात कर रहे हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए। किसमें? एक समावेशी कक्षा में, जिसमें हर प्रकार के बच्चे आते हैं, हर प्रकार के सामर्थ्य के बच्चे आते हैं। ठीक है, 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं हम। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। इसका आंसर है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। ठीक है, सो इसका सही आंसर है सांवेदिक, मूर्त व अमूर्त। पहले वो संवेदनाओं पर चलता है, फिर विकास मूर्त वस्तुओं या चीज़ों के अकॉर्डिंग चलता है और उसके बाद वो अमूर्त पर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा से सीटेट में पूछे जा रहे हैं। सीडीपी में 25-26 नंबर लाने कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट की पैडागोजी होती है उसमें थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो 9 पढ़ते हैं पहले। सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। तो इसका सही आंसर है अपसारी चिंतन। ये बहुत आसान क्वेश्चन था,
अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, इसका आंसर है नंबर 4, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। ठीक है, यहाँ विविधता जो वर्ड है ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वर्ड होगा, जिसको हम देखें तो जिसका मतलब है डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी संबंधी मुद्दों पर उन्हें बातचीत टालनी चाहिए, यही इसका सही आंसर होगा। बाकी आंसर हम ऑफिशियल आंसर के आने पर चेक कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है, और एनालॉजीज इसको बोलते हैं समरूपों को। ठीक है, अगर हम एनालॉजीज का यूज़ करें तो हम समस्या समाधान मतलब रीजनिंग की क्षमताओं को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और आपको पता होगा रीजनिंग में एक चैप्टर भी होता है ये। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड सही होगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं वाला क्वेश्चन है, तो आई होप कि आपने ध्यान से किया होगा। इसका सही आंसर होगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, यही इसका सही क्वेश्चन होगा। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ पेडागोजी एंड असेसमेंट, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा। 13 पर आते हैं। शर्मिंदगी जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, यही बिल्कुल इसका सही आंसर है। 14 पर चलते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आपको बताना है, कमेंट करें और इसका आंसर हमें बताएं। ठीक है, सो इसका आंसर होगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिल्कुल सही, फर्स्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए कार्यकलापों में छात्र की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। यहाँ त्रुटियों का दिखावा नहीं करना है और बच्चे को बताना नहीं है कि इसने ये गलतियाँ की है। यहाँ पर बच्चों के साथ इस त्रुटियों का विश्लेषण करना है, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। आगे चलते हैं 16 पर। ठीक है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ठीक है, बहुत आसान था, फर्स्ट 16 का फर्स्ट आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। अधिगम तभी सर्वोत्तम अवस्था में हो सकता है जब उससे उत्तेजना जो है वो संतुलित हो और बच्चे को छात्र को कोई भी भय ना हो, कोई भी डर ना हो। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, इजीली आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हों। स्टूडेंट्स प्ले एन एक्टिव रोल इन। ठीक है, 18 का टू आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 2, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मनोविज्ञान की पूरी तैयारी और संस्कृत की पूरी तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाएगी आगे आने वाले यूपी टेट और सुपर टेट में। ठीक है, और साथ ही साथ ईवीएस के कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो इन सब के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं,
जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, और ये पेपर आपको एज अ PDF इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे ग्रुप पर भी। ठीक है, अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो सभी इंफॉर्मेशन, सभी न्यूज़, सभी नोट्स, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जो ग्रुप है वो जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की अब हम बात करते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है योग्यता सुधार्य है, मतलब जो एबिलिटी है वो इम्प्रूवेबल है। हिंदी में, इंग्लिश में अगर हम इसे पढ़ते हैं तो और आसान हो जाता है कि जो हमारी योग्यता है किसी भी बच्चे में, उसे हम कभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं अगर उसे सही शिक्षण विधि यूज़ की जाए, सही योजना बनाई जाए, सही लेसन प्लान बनाया जाए, तो हम किसी भी बच्चे की एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। वही ध्यान में रखने वाली बात है, जब भी हम हिंदी में ना समझ पाए तो हमें जंप कर लेना चाहिए इंग्लिश की तरफ, उससे चीज़ें और आसान हो जाती हैं। ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी परिपाटी, ठीक है, विद्यार्थी में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है अन्वेषण और संवाद, इंक्वायरी एंड डायलॉग। ये दो चीजें हैं, ठीक है, जिनसे विद्यार्थी की संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी, मतलब कि क्वेश्चन नेगेटिव है तो हमारा आंसर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, जो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, वो सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत की जाए, या सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। बिल्कुल सही, यही इस फोर्थ जो ऑप्शन है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, जो मूल्यांकन पद्धति है, जो आकलन पद्धति है, जो एवोल्यूशन प्रैक्टिसेस हैं, उनका जो एम है वो क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, कि विद्यार्थी को क्या चाहिए और किस वजह से वो नंबर कम ला पा रहा है, तो उसकी आवश्यकताओं को देखकर उसको सॉल्यूशन देना, उसका उपचारात्मक शिक्षण करना, यही मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अनुवांशिकता एवं वातावरण को यहाँ पर पर्यावरण लिख दिया गया है, तो यही इसका सही आंसर है। बिना सोचे समझे आप टिक कर सकते हैं, और आशा करता हूँ आपने किया भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, ठीक है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव विगोत्स्की के भाषा चिंतन के बारे में दिए गए विचार के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक दर्शाता है स्वनियमन, आत्मकेंद्रितता, मनोवैज्ञानिक विकार नेगेटिव, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता नेगेटिव। इन दो में से कोई एक होगा, स्वनियमन या आत्मकेंद्रितता। नेगेटिव इंग्लिश वाले पोर्शन पर चलते हैं, नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, ये तो दो हमने कट कर दिए हैं। पहला है सेल्फ रेगुलेशन और ईगो सेंट्रिज्म, तो ये भी नेगेटिव हो जाता है। सेकंड भी इसका आंसर नहीं आएगा, तो बचता कौन सा है? पहला। ठीक है, फर्स्ट इसका आंसर होगा, क्योंकि चिंतन और सोच के लाइव विगोत्स्की ने काफ़ी इसके बारे में बताया है और टोटल पॉजिटिवनेस दिया है कि बच्चे जो कि अपने आप से बात करके प्रोसेस में लाते हैं चीज़ों को, मतलब कि किसी भी समस्या से पहले उसका चिंतन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ रेगुलेशन उस चीज़ को बोला जाता है। ये किसने बताया था? लेव विगोत्स्की ने ये बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं।
एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। चारों विकल्प पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए छात्र को। विद्यार्थियों को अनेक अकादमिक अंकों के आधार पर, गलत हो गया। अटल पाठ्यक्रम, गलत हो गया। तो इन दो में से कोई एक हो सकता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। कोई सोचने का बात नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापक बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लाइव-वेगोसी से सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका यह योजना बना रही है कि अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना यह काम करेगी। यही इसका सही आंसर है, ठीक है। आधारभूत संरचना, जो क्या, क्यों, कैसे ये वर्ड्स होते हैं, इनको आधारभूत संरचना माना गया है किसी भी क्वेश्चन को देखने के लिए, किसी संकेत या इशारे को करने के लिए इसे अधिगम के आधारभूत संरचना मानी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है, चारों विकल्प पहले पढ़ लेते हैं। लैंगिक रूढ़िवादों को चुनौती देता है। नेक्स्ट है लैंगिक भेदभाव को कम करता है। नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, ये गलत है। लैंगिक समानताओं को बढ़ावा देता है। नहीं, यहाँ तो भेदभाव हो रहा है। लैंगिक रूढ़िवादों को दर्शाता है, बिल्कुल सही, आसान क्वेश्चन था। फोर्थ विकल्प जो है इसका वो सही होगा, क्योंकि उसके पिता कह रहे हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो यह एक लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट 28 पर चलते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। गलत। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, बिल्कुल सही। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, गलत। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा भी मापी जाती है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे मेथड हैं बुद्धि लब्धि नापने के। तो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है, ठीक है। सिर्फ कार्य को उसी लिए करना क्योंकि दूसरे इसको करते हैं या दूसरों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, या प्रथागत इसको बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है तथा समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। समकक्षी जिसको पीयर्स कहते हैं, PEERS, मतलब सहपाठी जो हमारे साथ पढ़ते हैं उसे समकक्षी कहते हैं। समकक्षी के कारण समाजीकरण होता है, लेकिन यह इसका कोई बहुत मुख्य कारक नहीं है। समाज और विद्यालय समाजीकरण के मुख्य कारक हैं, जिसे प्राथमिक और द्वितीयक माना गया है। और इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर 4 है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक तथा परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार 30 के 30 क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया है और आशा करता हूं आपके इसमें 25+ नंबर होंगे। तो कितने नंबर आपके आए हैं कमेंट करके बताएं। और थैंक यू सो मच वीडियो पूरी देखने के लिए, और कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे
इंस्टाग्राम टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू, बाय बाय।